हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या है, हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट। जो वर्क है इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो कैसे कैरी आउट किया जाता है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्क जो है कैसे कैरिड आउट किया जाता है। तो इसमें बताया कि सबसे पहले तो वहाँ पर क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ ना कुछ सामान बनता है, मैन्युफैक्चरिंग। देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। मैनेजर को जो है वर्कर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना पड़ता है, तभी मैन्युफैक्चरिंग जो है अच्छी होगी। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर पाएंगी। देन अब क्या मेन रोल किसका होता है, मैनेजर का ही होता है। मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल वर्कर, सारे के सारे वर्कर्स के ऊपर कौन कंट्रोल रखता है, मैनेजर। देन उसके बाद है गेट मोर वर्क फ्रॉम दैम। और मैनेजर अगर अच्छे से मैनेज करके चले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ले सकता है, जो भी उसके अंडर वर्कर होते हैं या लेबर क्लास वाले होते हैं। देन इसके बाद इन्होंने बताया कि 2 ways टू प्रोड्यूस मोर। हम किन 2 तरीकों से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फर्स्ट है एक्सटेंड वर्किंग आवर्स। हमको क्या करना चाहिए, जो काम करने के घंटे हैं वो बढ़ा देने चाहिए। अगर काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए तो क्या है, जो सामान है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद है इंक्रीज प्रोडक्शन विद इन लिमिटेड टाइम। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हम लिमिटेड टाइम के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करें। अगर 8 आवर्स के लिए आपके पास वर्कर आ रहे हैं तो 8 आवर्स में क्या है, उनको और ज़्यादा क्या करो, मतलब स्पीड अप कर दो, उनको फास्ट काम करने के लिए बोलो, और इधर उधर वो अपना माइंड जो है डाइवर्ट ना करें। पूरा फोकस जो है उनका काम पर होना चाहिए और स्पीडली काम करें वो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि लिमिटेड टाइम के अंदर जो प्रोडक्शन है बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 रास्ते बताए इन्होंने, एक तो काम के घंटे बढ़ा दो, या फिर जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर स्पीड बढ़ा दो काम की। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। देन कल हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है मिस कर गए थे, तो यहाँ पर जो आपको बताया गया था कि जो जॉब्स हैं, ठीक है, जॉब्स हम कहाँ कहाँ पे जो जॉब को फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने एक ये टॉपिक किया था। इसमें देखो जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। अगर किसी पर्सन को जॉब चाहिए तो वो इन स्कीम्स के अंडर जो है जॉब को फाइंड आउट कर सकता है। जैसे फर्स्ट है इसमें मुद्रा, ठीक है, सेकंड है आत्मनिर्भर भारत, देन है मेक इन इंडिया, और ऐसे गांव के अंदर होती है मनरेगा। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, लोगों को जॉब्स देते हैं। तो ये भी आप इसी के अंदर डाल सकते हो कि जो जॉब है कैसे अचीव की जा सकती है, या जॉब को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपका आ जाता है कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी। अब ये क्या कहते हैं, ये सारा का सारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, जिसका भी नेम आ रहा है, जिस भी पर्सन का नेम आएगा, ठीक है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में ही कुछ ना कुछ बोल रहा होगा। अब ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, कह रहे हैं सॉ मैकेनिज्म एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जो मशीन्स वगैरह हैं वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए डेंजर है, क्योंकि मशीन्स ज़्यादा आ जाएंगी तो जो वर्कर काम करते हैं उनको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डेंजर है, मैकेनिज्म क्या है, डेंजर है, किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। किन्होंने बोली है ये लाइन, या किन की ये ओपिनियन है, तो ये जो मार्क्स है और महात्मा गांधी है वो बोल रहे हैं। देन गांधी जी जो अपनी बुक के अंदर इनकी जो बुक थी इन्होंने खुद लिखी है, हिंद स्वराज, ठीक है, जो 1924 में आई है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, कह रहे हैं वॉन्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नॉट इन द हैंड ऑफ फ्यू बट इन द हैंड्स ऑफ ऑल। कह रहे हैं कि जो वेल्थ है, मतलब कि जो पैसा है, वो सिर्फ कुछ एक हाथों में नहीं रहना चाहिए, सबको ही जो है क्या है, मतलब सबके हाथों में जो पैसा है जाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये ना हो कि कुछ लोग ही रिच हो रहे हैं। ठीक है, सबको बेनिफिट होना चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने अपनी बुक के अंदर लिखा, और गांधी जी की बुक कौन सी है, वो हिंद स्वराज, 1924 में ये आई है। ठीक है, आप ये याद कर लेना, 1 मार्कर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। देन इसके बाद ये कह रहे हैं कि स्पिनिंग व्हील, कि मतलब चरखा चलाने के लिए कह रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि चरखा चलाना चाहिए। कह रहे हैं कि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी, लोगों को काम नहीं मिलता है। अगर लोग चरखा खुद काटेंगे, ठीक है, तो इससे क्या है कि उनको रोजगार मिलेगा। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय रिच, और जो रिच लोग पुअर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है, महंगा कपड़ा बना के बेचते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है खत्म हो जाएगा, और क्या है, वो खुद कपड़ा बना के खुद से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, गांधी जी ने ये सजेस्ट भी किया है कि स्पिनिंग व्हील की जो है हर एक बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, हर एक बंदे को चरखा चलाना आना चाहिए, वो अपना कपड़ा खुद बनाकर डाले। देन इसके बाद है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 1890s के अंदर इन्होंने क्या बोला है, ये एक अमेरिकन थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इन्वेंटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने इन्वेंट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को, आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। और जो इन्होंने ये मतलब प्रिंसिपल है, ये इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया ना, इसको टेलरिज्म भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो नेम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, तो इसी इनका जो प्रिंसिपल है उसका नाम बन गया टेलरिज्म। ठीक है,
तो और इसको एक नाम और भी है इसका, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज के अंदर हमको क्या मतलब कि करना चाहिए कि जिससे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, ठीक है, इंडस्ट्रीज की। तो क्या कह रहे हैं कि वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन वर्कर्स, जितने भी वर्कर हैं, एक या दो वर्कर के ऊपर सारा वर्कलोड मत डालो, ठीक है, काम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देन इसके बाद कह रहे हैं प्रोडक्शन को क्या करो, स्पीड अप करो, ठीक है। ये अपने साइंटिफिक जो मैनेजमेंट इन्होंने बताई है ना, टेलरिज्म, ठीक है, ये इस जो इनका प्रिंसिपल है उसके अंदर ये मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका मतलब ये है कि वर्कर के अंदर काम को बांट दो। दूसरा प्रोडक्शन जो तब ज्यादा होगा जब आप स्पीड अप हो जाओगे, काम को बहुत तेजी के साथ करो। डायरेक्ट कंट्रोल चेंज इनटू इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। कह रहे हैं कि एक बंदा ना काम को संभाले, ठीक है, हर एक बंदे के हाथ में कंट्रोल दे दो कि हर एक के पास पावर हो, इनडायरेक्ट कंट्रोल हर एक पर्सन का होना चाहिए। जिससे क्या होगा, वर्कर सपोज्ड टू मोटिवेट एंड मॉनिटर देमसेल्फ, हर एक जो वर्कर है, ठीक है, जो निचले लेवल पर जो भी वर्कर है वो खुद को मोटिवेट करे और मोटिवेट करके खुद बहुत ज्यादा काम करे, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी ग्रोथ होगी ना, उसकी भी तो डेवलपमेंट होगी अगर वो ज्यादा काम करता है। तो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट कंट्रोल की जगह जो कंट्रोल है वो इनडायरेक्ट होना चाहिए, हर एक पर्सन को खुद उसका मालिक बना दो, ठीक है, और वो खुद क्या है, अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करे और खुद को मोटिवेट करके काम करे। देन है एक्सटेंशन ऑफ मशीन्स, कह रहे हैं कि मशीन्स बहुत तेजी से काम खत्म करती हैं। तो क्या है, अगर एक्सटेंशन ऑफ मशीन हो रहा है तो वर्कर्स को क्या है, इनके साथ compete करना चाहिए, जिस स्पीड के साथ मशीन काम करती है वर्कर्स को भी उसी स्पीड के साथ ही काम करना चाहिए। वर्कर हैव टू वर्क एट द पेस ऑफ मशीन्स, और जो वर्कर हैं उनको मशीन की जगह ले लेनी चाहिए, ठीक है, तभी क्या है कि मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो अगर मशीनरी बहुत ज़्यादा आती गई, ठीक है, तो वर्कर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन वॉलंटरी रिटायरमेंट, अब क्या है, जब लोग जो है जल्दी जल्दी काम करने लगे, ज़्यादा अमाउंट के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से अपने एप्टीट्यूड से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो लोग जो है 40 की एज के अंदर ही वॉलंटरी खुद से ही रिटायरमेंट लेने लग गए थे उस टाइम पे, ठीक है। ये इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के अंदर बताया, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है, टेलरिज्म या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म आ जाती है यहाँ पे, टाइम स्लेवरी इन आईटी सेक्टर। अब देखो आईटी सेक्टर आजकल सारा ही काम आईटी सेक्टर में ही हो रहा है, कुछ भी डाटा वगैरह कुछ भी डालना है तो आपको सब कुछ क्या है, आईटी के अंदर हर एक काम, डिमांड बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बढ़ चुकी है, इसलिए क्या है कि लोगों के वर्किंग आवर्स जो है वो भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि टाइम स्लेवरी हो रही है इसके अंदर, 10 से लेकर 12 आवर्स तक एवरेज जो है वर्क डे, मतलब एक दिन के अंदर काम करना पड़ता है आईटी सेक्टर वालों को। फिर कह रहे हैं अनकॉमन टू स्टे फॉर नाइट आउट, और क्या है, उनको देर रात तक भी काम करना पड़ता है बाहर रह के। देन है प्रोजेक्ट डेडलाइन, जब प्रोजेक्ट डेडलाइन आ जाती है कि ये 15 डेट तक हमको कंप्लीट करके दो काम, तो डेडलाइन आ गई तो 15 तक तो खत्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक आपको काम करना पड़ेगा। देन है कंट्रोल टू इंडस्ट्रीज वर्क कल्चर, और ये क्या है, इंडस्ट्रीज का वर्क कल्चर बन चुका है, मतलब अब ये ट्रेंड बन चुका है कि लेट लेट तक आपको काम दिया जाएगा और आपको फिर डेडलाइन दे दी जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, आपको लगातार लगातार काम करना पड़ेगा। देन इसके बाद आ जाता है डिफरेंसेस इन द टाइम जोन। आईटी सेक्टर की वजह से टाइम जोन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लो कोई यूएसए की कंपनी है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी वो अपना कुछ ना कुछ काम करवा रहे हैं, ठीक है, देन इन्होंने अब कोई मीटिंग अरेंज करनी है, ठीक है, वहाँ पे रात है यहाँ पे दिन है, तो इस तरीके से क्या है, टाइम जोन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है जब इनको मीटिंग्स वगैरह करनी होती हैं, ठीक है। टाइम स्लेवरी के अंदर ही आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका। देन है आपको फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम क्या होता है, एम्प्लॉय कैन चूज और हैव फ्रीडम टू चूज देयर वर्किंग आवर्स। अब क्या है, इसमें पर्सन को चॉइस होती है कि उनको डे शिफ्ट में काम में जाना है या नाइट शिफ्ट में काम में जाना है, जैसे उनको कंफर्टेबल लगेगा दे कैन चूज देयर टाइम, ठीक है। देन नाइट शिफ्ट इम्पैक्ट ऑन अदर सर्विसेज, कहते हैं कि जो नाइट शिफ्ट में काम करके आते हैं उनको अदर जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अदर सर्विसेज इम्पैक्ट कैसे होती हैं, कह रहे वर्किंग टाइम ऑफ शॉप एंड रेस्टोरेंट चेंज। अब मान लो कि कोई ऑफिस है, अगर वो या कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री है वो लेट नाइट तक खुली है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके आसपास जितनी भी शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट है वो भी क्या है, लेट नाइट तक खुले रहेंगे, ओपन लेट नाइट तक उनको खोलना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास काम आ रहा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब रात तक जो मार्केट है वो खुली रहेगी। इसके अलावा और क्या होगा, क्रैच। क्रैच क्या होते हैं, जहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स अब अगर जॉब पर जा रहे हैं तो अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ जाते हैं ताकि वहाँ पे उनकी जो केयर टेकर्स होती हैं वो केयर करती हैं, ठीक है। तो ये बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतना ज़्यादा मतलब कि हर कोई बिजी हो चुका है, ठीक है, तो अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ देते हैं। अब क्रैच को देख के कि वहाँ के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो क्या होने लगा है, पहले ज्वाइंट फैमिली
जो हुआ करती थी, ठीक है, बाद में न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कन्वर्ट होने लगी। अब ये देखा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर एक पर्सन को कमाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि अनदेखा हो जाता है बच्चों को। तो बच्चों की देख रेख के लिए ज्वाइंट फैमिली जो है फिर से ज्वाइंट होने लगी है। दादा दादी को लगता है कि बच्चों की केयर हम अच्छे से कर लेंगे, तो वो ज्वाइंट फैमिली फिर से बनने लगी है, री इमर्ज होने लगी है, जो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी पहले। देन उसके बाद है नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी भी क्या, आईटी सेक्टर से बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ आईटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर आईटी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, जिससे क्या है नॉलेज बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती जा रही है। बट जो नॉलेज, अब यहाँ पे देखो, पहले ये वाली बात समझ लो क्या कह रहे हैं, हाउ नॉलेज ऑफ फार्मर्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब कह रहे हैं कि हम फार्मर को, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को क्या कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो इसकी अपनी खुद की स्किल्स हैं, ठीक है, और इसकी खुद की स्किल्स हैं। कैसे? अब जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपने अकॉर्डिंग मतलब कि डिसाइड करके देगा आपको खेती बाड़ी जो है कैसे करनी है, सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है, ठीक है। बट जो फार्मर्स है वो अपना देखेगा कि वेदर कैसा, ठीक है, कैसे सीड्स चाहिए, ठीक है, कितने अमाउंट में पानी चाहिए, ठीक है। तो इसकी स्किल अलग है और सॉफ्टवेयर की स्किल अलग है, इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ह्यूमन बींग को सॉफ्टवेयर के साथ जो है कह रहे हैं कि कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी क्या है, ह्यूमन बींग ने ही बनाया ना, तो ह्यूमन बींग ही बड़ा हुआ। देन इसके बाद है हैरी ब्रेवमैन। हैरी ब्रेवमैन आपको क्या कह रहे हैं, देखो मतलब ये कॉन्सेप्ट जहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ ना, जैसे टाइम स्लेवरी वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद हैरी ब्रेवमैन क्या कहते हैं, कह रहे हैं मशीनरी एक्चुअली डिस्किल वर्कर्स। अब ये सीधी लाइन ऐसे उठा के दे देते हैं और ये आपको ऑप्शन दे देंगे, चार कोई ना कोई नाम लिख देंगे कि ये किसने बोला है, ठीक है। तो जो मशीन्स है वो ह्यूमन बींग को क्या करती हैं, डी स्किल्स करती हैं। क्योंकि देखो हर एक चीज़ की आजकल मशीनें आने लगी हैं, ठीक है, चाहे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, या आप मोपिंग के लिए भी मशीन है, ठीक है, हर एक काम के लिए मशीन्स आ चुकी हैं। अगर मशीनों से काम होता रहेगा तो ह्यूमन बींग तो काम करना भूल जाएगा ना, तो जो ह्यूमन बींग की स्किल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, डी स्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बात है ये किसने बोली है, हैरी ब्रेवमैन ने बोली है कि जो मशीन्स है वो ह्यूमन बींग को क्या करती है, या वर्कर को क्या करती है, डी स्किल करती है। देन इसके बाद आ जाता है आपको वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में ये आपको बताया कि कहीं पे भी कोई भी काम करना है तो वहाँ पे वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी होती है, ठीक है। बट इस चैप्टर के अंदर माइनिंग की ही मेन हमें बताई गई है, तो हम देख लेते हैं क्या बताया इसमें। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी कोई मजदूर या कोई वर्कर काम कर रहा है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है। नॉट हाइजीनिक, वहाँ पे कोई साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा होता। और इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी भी रहती है, कहीं कहीं पर भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है वर्क प्लेस के ऊपर। देन अब देखो ये इसी से जुड़ा हुआ मतलब कि टॉपिक है माइनिंग। माइनिंग एक्ट आया था क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए एक एक्ट आया। कब आया ये एक्ट? 1952 में आया। नेम क्या है इसका? माइनिंग एक्ट। माइनिंग तो आप समझते होगे ना, जब बहुत मतलब कि ज़मीन के अंदर मतलब डिगिंग करके खोद के और जो मिनरल्स वगैरह क्या है निकाले जाते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? माइनिंग। माइनिंग करके जो है खुदाई करके ज़मीन के अंदर से जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो अब ये माइनिंग एक्ट जो है इसमें रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रॉपर वेजेस दो, जो भी माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं ना उनके प्रॉपर वेजेस होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और जो उनके वर्किंग आवर है ना दिन रात उनसे काम मत करवाओ, फिक्स्ड वर्किंग आवर कर दो और सिर्फ उतना ही काम करवाओ, ठीक है। देन ओवर टाइम वेजेस, अगर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस भी, पैसे भी दो। देन सेफ्टी मेजर्स, अगर उनको माइनिंग में काम करते हुए कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू आता है, कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी किन की है? जो वो माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो वहाँ पे काम करवा रहा है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको फिर हेल्प भी करो। देन मैनी स्मॉल कंपनी डोंट फॉलो दीज रूल्स। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं ना, ठीक है, वो इन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करती हैं, और जो लार्ज कंपनी है सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करना पड़ता है, ये अनदेखी रह जाती हैं, इसलिए ये कुछ फॉलो नहीं करती हैं जो भी माइनिंग एक्ट आया था 1952 के अंदर। देन इसके बाद है आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग और आउटसोर्सिंग पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस का मतलब यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पार्टी नो एज सब कॉन्ट्रैक्टर। मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर है। अब इसने क्या है मतलब कि
कोई भी एक मतलब हाउस बनाना है, कोई घर बनाना है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि हाउस के अंदर सिर्फ क्या है, घर बनाने के बाद क्या है, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी है, ठीक है, वाटर की सप्लाई करनी है, ठीक है, अदर अरेंजमेंट भी करने हैं, या फिर आप फर्नीचर लगा लो, क्योंकि आजकल तो ये है ना कि जब हम घर लेते हैं या बनवाते हैं तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्टर की होती है, आगे वो सारा का सारा घर बिल्कुल सेटअप करके देते हैं हमें, ठीक है। तो ये जो मतलब अब यहाँ पे मान लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी वाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि आपने आके मतलब कि सारी फिटिंग वगैरह करके जानी है, देन वाटर वाले को भी कि पाइप वगैरह डाल के जानी है, सारे पानी की सप्लाई अच्छे से करके जानी है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और वो आगे जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता है कि अब ये खुद तो इसका घर बनाने का काम है ना, सिर्फ ये तो इतना ही करेगा ना, अब ये पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की तो नॉलेज इसको है ही नहीं, ठीक है। तो ये खुद थोड़ी ना करेगा ये काम ये आगे किसी से करवाएगा, ठीक है। तो वो जिससे काम करवा रहा है वो क्या है, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। अब इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हाउस बनाने का काम कंस्ट्रक्शन का ही वर्क होता है, देन आईटी, ठीक है। और आईटी सेक्टर के अंदर भी हम क्या करते हैं कि अदर किसी और पर्सन से आगे खुद खुद हमारे पास काम का बर्डन ज्यादा है तो हम आगे किसी और से वो काम करवा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। देन इसके बाद है कंडीशंस इन माइनिंग माइंस। ये जो माइंस वाली जगह होती हैं इनकी कंडीशन कैसी होती है, कह रहे हैं वेरी डेंजरस कंडीशन, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है, ड्यू टू फ्लडिंग फायर। अब वहां पे क्या है कि ब्लास्ट होते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, वहां पे कोई ना कोई मतलब आग वगैरह लगती रहती है जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। कोलैप्स ऑफ रूफ्स एंड रूफ्स साइड्स, कई बार क्या है कि जैसे खुदाई कर रहे हैं नीचे तो बहुत ज्यादा खड्डा खोद रखा है, ठीक है, और ऊपर से क्या छत गिर जाती है, या साथ वाली साइड से जो स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, वो गिर जाती हैं। और उसके बाद है एमिशन ऑफ गैसेस, कई बार धरती के अंदर से ही गैसेस निकलने लग जाती हैं, ठीक है। वेंटिलेशन, कई बार नीचे तक हवा नहीं जाती है, ठीक है, जिसके कारण लोग नीचे घुट के ही उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। देन है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट अब मैं आपको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया जो माइनिंग के अंदर काम करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड क्या है, जो माइनिंग वाली जगह में नीचे धरती के नीचे जाके काम कर रहे हैं। एक है ऑन द ग्राउंड, और माइनिंग में क्या है, धरती के ऊपर भी जो लोग काम कर रहे हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट होंगे। जैसे फर्स्ट में इन्होंने बताया अंडरग्राउंड में क्या होगा, जो लोग नीचे जाके काम करेंगे उनको लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और जिससे क्या है बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स, खांसी वगैरह, दमा वगैरह, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी की प्रॉब्लम हो जाना, पुअर आई साइट्स, ठीक है, एजिंग फास्ट, और बहुत ज़्यादा एज्ड होने लगते हैं, जल्दी एज्ड होने लगते हैं, सारा दिन मिट्टी के अंदर धूप के अंदर काम करना, तो इस तरीके से इनकी एज जल्दी होने लगती है। देन इसके बाद क्या है, ऑन द ग्राउंड, जो मतलब कि धरती के ऊपर काम कर रहे हैं माइनिंग वाले एरिया में। अब यहाँ पे बता रहे हैं वर्कर्स कैन फॉल इन डिग्ड पिट्स, जो कई बार क्या है खड्डे खुदे हुए होते हैं, तो कई बार क्या है उसके अंदर लोग गिर जाते हैं या उनके बच्चे गिर जाते हैं, ठीक है, कि खड्डा है वहां पर और पता ही नहीं लगा, रात के टाइम अगर वहां से क्रॉस कर रहे हैं तो लोग उसके अंदर भी गिर जाते हैं। देन उसके बाद है ड्यू टू एक्सपोजर टू वेदर कंडीशन रिजल्ट इन द स्किन डिजीज, कहते हैं कि वहां पे क्या है ओपनली उनको काम करना पड़ता है, लगातार जो है सूरज की किरणें होती है वहां पे, जिसके कारण क्या है उनको स्किन डिजीज, स्किन की जो बीमारी हैं वो लग जाती हैं। देन इसके बाद है इफ प्रिकॉशन नॉट टेकन, अगर वहां पे प्रिकॉशन नहीं लिया जाता, ब्लास्ट कैन हैपन लीडिंग टू इंजरी और डेथ। कई बार एकदम से ब्लास्ट होता है क्योंकि वहां पे क्या है धरती के अंदर कई बार जो है मतलब डिगिंग करने में काफी टाइम लगता है, तो वहां पे क्या है ब्लास्ट किया जाता है ताकि जो है नीचे तक जो धरती में से है क्या है मतलब डिगिंग अपने आप ही हो जाए। तो कई बार क्या है बताया ही नहीं जाता, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं और एकदम से वो उनकी इंजरी हो जाती है, या कई बार ब्लास्ट इतनी तेज होता है कि डेथ भी हो सकती है। देन इसके बाद क्या बताया इन्होंने, यंग वुमेन आर सीन एज सबमिसिव वर्कर, और बताया कि वहाँ पे वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। 1992 में क्या बताया, 1992 का ये मतलब एक तरह से डेटा है, कह रहे कि 2 लाख उड़िया माइग्रेंट पीपल थे, उनमें से 85% जो लेडीज हैं वो क्या थी, सिंगल थी। अब क्या है सिंगल क्यों है, क्योंकि काम की तलाश में वो सिंगल घूम रही हैं, ठीक है। अगर मैरिज कर लेंगी तो एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, तो वो माइग्रेंट होकर आई हैं सिर्फ काम की तलाश में, और 85% लेडीज 2 लाख में से क्या है मतलब सिंगल है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे क्या होता है, उनको लोनलीनेस और वल्नरेबिलिटी भी फील होती है कि वो अकेली हैं, कि कमा किसके लिए रही हैं, ठीक है, कोई है नहीं कि जिसके कारण जिसके लिए वो पैसा जोड़ें। देन उसके बाद है सम इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक अटोनमी, और एक तरफ उनको ये भी अच्छा लगता है कि हम इंडिपेंडेंस है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, और हम खुद से जो भी चाहते हैं हम कर सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका टॉपिक जो है माइनिंग वाला ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। जो चैप्टर आपका
अभी थोड़ा सा रह गया, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।